Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जहाँ तक बसपा ने क्योंकि सानजर को घोषित किया है, अभी चर्चाएं हो रही है कि उसका टिकट बदला जा सकता है, चर्चाएं बहुत हैं। लेकिन अगर सपा भी मुस्लिम को लाती है तो सीधा फायदा इसका जो है वो भाजपा रालोद गठबंधन को सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। लेकिन जो मीरापुर के हालात हैं पिछले वाले, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार भी शायद आरएलडी के खाते में सीट ना चली जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकसभा के चुनाव भी आपने देखे होंगे, इस बार लोकसभा में भाजपा को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। अगर हम बात मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ पर भी 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के हालात इस समय क्या हैं उसे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुजफ्फरनगर के, उनके पास में पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार समीकरण क्या बता रहे हैं और इस चुनाव में होने क्या वाला है, हाल की स्थिति क्या है। बात करते हैं सबसे पहले राकेश शर्मा जी से, यहाँ सीनियर पत्रकार हैं। शर्मा जी, क्या लग रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर जो फिलहाल स्थिति है, जबकि लोकदल और सपा ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं? देखो संदीप, चुनावी बिल्कुल बच चुका है, लेकिन अभी प्रत्याशी किस दल का क्या होगा ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। 1-2 दिन में तस्वीर साफ होगी और चुनावी माहौल जब बनेगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं चुनाव की बात करूं तो मुकाबला भाजपा रालोद गठबंधन और समाजवादी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। अगर बात आजाद समाज पार्टी की और बसपा की करें, बसपा भी इस बार उपचुनाव के मैदान में है, तो क्या लग रहा है इन दोनों पार्टियों को किसी तरीके का ये नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो दलित वोट बैंक पे का बंटवारा करेंगे, नुकसान भी करेंगे और दूसरे दलों को फायदे भी होगा। तो समीकरण क्या बनता है चुनाव का उस पर निर्भर करेगा, लेकिन जो मुकाबला है वो दोनों दलों के बीच सीधे तौर पर नजर आएगा। अभी हाल की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बसपा ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतार रखा है, और अगर इस कंडीशन में समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट को लाती है तो क्या हालात रहने वाले हैं? नहीं, देखिए, अगर जहाँ तक बसपा ने क्योंकि सानजर को घोषित किया है, अभी चर्चाएं हो रही है कि उसका टिकट बदला जा सकता है, चर्चाएं बहुत हैं। लेकिन अगर सपा भी मुस्लिम को लाती है तो सीधा फायदा इसका जो है वो भाजपा रालोद गठबंधन को सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। सर, मुझे एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछला जो 2022 का चुनाव हुआ था, चंदन सिंह चौहान यहाँ से लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीते थे। उस समय समाजवादी के साथ में गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में। लेकिन अब समाजवादी अलग है, बीजेपी साथ में है। लेकिन बीजेपी को 2022 का चुनाव ले, लोकसभा का चुनाव ले, तो मुजफ्फरनगर में खासतौर से नुकसान रहा है। तो क्या इस कंडीशन में लोकदल जब बीजेपी के साथ है, कुछ फायदा हो पाएगा या नुकसान में रह जाएगी? देखो संदीप, जब से मीरापुर सीट बनी है, इस मीरापुर क्योंकि पहले मोहना विधानसभा सीट थी, लेकिन 2012 के बाद जो है ये मीरापुर विधानसभा हो गई है। और उसके बाद 3 चुनाव हुए हैं। हर चुनाव में हर दल का अलग प्रत्याशी चुनाव जीता है। 2012 की बात करें तो बसपा की जीत हुई थी, 2017 की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई थी, और 2022 में रालोद की जीत हुई थी, जो सपा गठबंधन से था। लेकिन इस बार क्योंकि रालोद भाजपा के साथ है, तो इस बार क्या समीकरण बनते हैं, ये क्योंकि 2-3 दिन बाद प्रत्याशी के नाम क्लियर होंगे, तो किस तरह का माहौल बनता है, किस तरह के समीकरण बनते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। जी, पंकज जी, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या माहौल इस समय है और क्या चुनाव में होने वाला है? देखिए संदीप, अभी जो चुनाव की जो तारीख है वो 18 तारीख में पर्चे भरना शुरू होंगे, और अभी तक जो है किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं किए। जैसे बसपा ने अभी बता रहे थे भाई भी शाहनजर को, लेकिन उसके भी टिकट में तब्दीली हो सकती है। और अभी दोनों पार्टियों ने अपने जो है गठबंधन की, जो चाहे वो भाजपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हो या आपका सपा और उसका गठबंधन है, उन दोनों ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। लेकिन जो मीरापुर के हालात हैं पिछले वाले, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार भी शायद आरएलडी के खाते में सीट ना चली जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकसभा के चुनाव भी आपने देखे होंगे, इस बार लोकसभा में भाजपा को बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा है। पिछले आप अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में उपचुनाव में भी आपने देखा होगा खतौली से यहाँ पर सीट का नुकसान, लेकिन अब वो गठबंधन में आ गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके के समीकरण हैं, उस तरीके से लगता है कि ये इस बार भी आरएलडी के खाते में सीट जाना और सपा के खाते में जाना, ये मतलब कहीं ना कहीं द्वंद्वयुद्ध होगा इनके आपसी बीच में। क्योंकि इस बार समाजवादी से भी अगर यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट आता है, वहाँ पर जिस तरीके के समीकरण है, वहाँ जो जातिगत समीकरणों के आधार पर ये सीट मानी जाती है मीरापुर की। अभी तक जो आप पिछले भी रिकॉर्ड होकर देखेंगे तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो भी दूसरे दल के या जाति से मतलब जो समीकरण है वहाँ से ही यहाँ कैंडिडेट चुना। लेकिन पिछली बार आरएलडी जब यहाँ खड़ी थी तो चंदन चौहान ने वहाँ से इस सीट को जीता था, लेकिन अब वो गठबंधन में है और अभी टिकट की घोषणा हो नहीं पाई है, इसलिए क्लियर नहीं कह पाएंगे अभी पिक्चर कब स्पष्ट होगी, जब टिकट फाइनल हो जाएंगे।
बसपा उपचुनाव लड़ रही है, बसपा उपचुनाव कभी नहीं लड़ती थी लेकिन इस बार मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस सीट पर नुकसान पहुंचाने का काम करेगी वो? देखिए, जिस तरीके से बसपा और आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर ने बनाई है, कहीं ना कहीं सीटों को काटने का काम तो करेंगे, यानी कि नुकसान तो वो सपा को भी करेंगे और भाजपा गठबंधन को भी करेंगे। लेकिन तस्वीरें क्लियर, कैंडिडेट कौन आता है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है मीरापुर विधानसभा में। मुकाबला किसमें रहने वाला है? देखिए, मुकाबला तो अभी जो है भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच ही है, जो क्लियर तस्वीर, और बाकी टिकट जब क्लियर होंगे, अभी ना कि ये आप बसपा ने भी टिकट का भी सही मायने में क्लियर नहीं हो पाया कौन कैंडिडेट है, और न आज़ाद समाज पार्टी से क्लियर हो पाया कौन है। अब कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस तरीके का आएगा। नवनीत जी, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? स्थिति तो देखिए, आप अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, कौन प्रत्याशी होगा अभी साफ नहीं है। बाकी आपका गठबंधन है और भाजपा है, इनको मतलब फायदा मिल सकता है। नुकसान की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है और बसपा, ये किस तरीके का नुकसान, क्या खेल बिगाड़ने वाली है? देखिए, जो चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई है, ये मैदान में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचेगा, भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है और गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या लग रहा है कि इस स्थिति में फिलहाल की स्थिति है, कल चुनाव जो है वो डिक्लेयर हुए हैं, आज की स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अभी देखिए संदीप जी, अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है कि कौन आ रहा है मैदान में, तो साफ हो जाता है कि कौन जीत रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के इंडिया और एनडीए गठबंधन के जब तक टिकट फाइनल नहीं होने के तब तक पूरी तरीके से पिक्चर साफ नहीं हो पाएगी। पिक्चर साफ नहीं है। शर्मा जी, एक मुख्य सवाल और है आपसे, आपको क्या लगता है अगर यहाँ का समीकरण देखा जाए मीरापुर सीट का, तो क्या लगता है जो चुनाव 2012 परिसमन जो हुआ था उसके बाद से जो होते हुए आए हैं चुनाव, जातिगत आंकड़ों की अगर हम बात करें, जातियाँ किस तरह अपना रुझान दिखाती हैं? देखिए, हर चुनाव जाति के आधार पर होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन मीरापुर का भी उपचुनाव जो है, मैंने आपको बताया, जब से परिसमन हुआ है मीरापुर विधानसभा का, हर बार अलग दल का प्रत्याशी जीता है। पहले बसपा का जीता, फिर भाजपा जीती, 22 में रालोद जीता है, और इस बार कौन जीत करेगा, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं है। जब तक गठबंधन के प्रत्याशी क्लियर नहीं होंगे, जब तक स्थिति तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगी। क्योंकि पिछली बार जो मुद्दा था वो था लोकल और भारी, क्योंकि लगातार भाजपा का जो 2022 में प्रत्याशी 17 में जीते थे, करतार सिंह बढ़ाना, वो जीतने के बाद वापस नहीं आए, तो उसका खामियाजा भाजपा को 2022 में भुगतना पड़ा है। बाहरी की बात आपने अच्छी कही है, हम लोग भी मीरापुर विधानसभा में घूमे हैं, अधिकतर हर समाज के लोगों का यही कहना है वहाँ पर भारी प्रत्याशी अगर किसी भी पार्टी से होगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उसे सपोर्ट नहीं की जाएगी। क्या नहीं, हर चुनाव में, पिछले 2 बार के चुनाव में ये मुद्दा रहा है कि भारी प्रत्याशी आएगा तो हम लोकल प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे, और पिछली बार रालोद इसी, क्योंकि लोकल प्रत्याशी चंदन चौहान थे, इसी खेल में जो है रालोद ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्योंकि तमाम दल जानते हैं कि ये मुद्दा उठेगा, अगर भारी प्रत्याशी होगा चाहे वो किसी दल का हो, तो उसका नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ेगा। मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था कि जो बसपा की पिछले चुनाव में जो कंडीशन रही है यहाँ पर, और लोकदल उभर कर सामने आई है, तो उस चीज़ को लेकर के क्या लगता है बसपा की जो फेलियर कंडीशन जो रही है, क्या वो लोकदल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकती है इस उपचुनाव में? क्या लगता है आपको? नहीं, बसपा का कैंडिडेट जो अब तक जिसका नाम आया है, अगर वो चुनाव में लड़ता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो अपने जातिगत वोट तो लेगा ही लेगा, उसका नुकसान तो पहुंचेगा। वो भाजपा को कम, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो यानी कि ये स्थिति स्पष्ट है कि कैंडिडेट क्लियर होंगे तभी मामला जो है वो साफ निकल कर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है और 18 से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, तो मुझे लगता है क्योंकि कल समाजवादी पार्टी की भी बैठक है, तो कल समाजवादी पार्टी या कल या परसों में 2 दिन में रालोद भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। उसके बाद पूरी तस्वीर क्लियर होगी कि किस किस के बीच क्या समीकरण बनेंगे और मुकाबला किसके बीच होगा। तो सुना आपने, यहाँ के सीनियर पत्रकारों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक दोनों गठबंधन, एनडीए चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनके प्रत्याशी घोषित नहीं होते तब तक कुछ भी कहना इस सीट पर वो सही नहीं होगा। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और बसपा जिस तरीके से मैदान में है, वो कहीं ना कहीं जो है इन दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी। यूपी तक के लिए मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी।